Hi friends, welcome to Ask Juris online study platform. Friends, I am talking about Provision of Offender Act 1958. फ्रेंड्स, प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट पढ़ने से पहले अपन देखेंगे इसकी ब्रीफ हिस्ट्री कि प्रोविजन जो शब्द आया है, प्रोविजन जो सिस्टम है उसकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई और क्यों हुई और इसका पर्पज़ क्या है प्रोविजन एक्ट बनाने का। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इंग्लैंड जो आप समझते हो, इंग्लैंड जो देश था उसमें सबसे पहले राइट ऑफ सेंचुरी, जो आपने नाम सुना होगा राइट ऑफ सेंचुरी, जिसका मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर ऑफेंस करता था वहाँ पर और वो जाकर के किसी धार्मिक संस्थान पे अपने आप का आश्रय ले लेता था, वहाँ से जाकर के धर्मगुरुओं से मिलता था कि मेरे से ये अपराध हो गया है, तो उस अपराध से उसको मुक्त कर दिया जाता था और उसको सुधरने का मौका दिया जाता था। ये चीज़ ये 9वीं शताब्दी में चली आ रही थी। 9वीं शताब्दी से लेकर के 15वीं शताब्दी तक ये सिस्टम चलता रहा और अपराधियों को शरण मिलती रही। उसके बाद में 15वीं शताब्दी में एक सिस्टम आया बेनिफिट ऑफ क्लर्जी। ये भी इंग्लैंड में ही शुरुआत हुई इसकी। बेनिफिट ऑफ क्लर्जी क्या होता था कि कोई भी जो सन्यासी होता था या क्लर्जी मतलब पादरी जो होते थे, वो अगर कोई ऑफेंस कर देते तो कोर्ट में उनका ट्रायल चलता, तो वहाँ कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव करते और वो बोलते हैं कि सर हमारा जो ट्रायल चल रहा है इसको हमारे चर्च में ट्रांसफ़र कर दीजिए, वहाँ के जो धर्मगुरु होंगे वो हमारे केस का फैसला करेंगे। तो धर्मगुरु किसी क्लर्जी का या किसी धार्मिक संस्था से जुड़े हुए व्यक्ति का अगर फैसला करेंगे तो डेफिनेट है उसको कोई ना कोई तो लाभ मिलेगा ही उसको। तो वो किसी न किसी कार्य के लिए उसको बोलते हैं कि आप ये सोशल वर्क करो और आपको इस अपराध से मुक्त कर दिया जाएगा, मतलब समाज में सुधरने का उनको भी मौका दिया जाएगा। ये प्रोसीजर वहाँ चला। उसके बाद में बात होती है अमेरिका की। अमेरिका में एक विद्वान हुए, विद्वान तो क्या बरकत थे, वो चमकार बूचर थे पेशे से। उन्होंने क्या है कि जैसे ही अपराधी होते हैं उनको सज़ा दी जाती है, जेल में डाल दिया जाता है। तो उन्होंने देखा कि कई व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने जाने अनजाने में गलती से वो अपराध किया, चाहे वो उसकी सामाजिक परिस्थितियाँ रही हों या आर्थिक परिस्थितियाँ रही हों या कोई उसकी ऐसी पारिवारिक परिस्थितियाँ रही हों जिनके कारण वो अपराध कर बैठे। अब उन्होंने क्या कहा, बात है 1841 की। उन्होंने कोर्ट के सामने ये बोला कि सर इस अपराधी की मैं गारंटी लेता हूँ, एक बार इसको सुधरने का मौका दो, जेल में न डाल करके इसको मेरे साथ भेजो, मैं इसको सुधार दूंगा, मैं इसकी श्योरिटी देता हूँ, ये गारंटी देता हूँ। ऐसा उन्होंने किया और वो सक्सेस भी रहा। वो नशेली क्या बोलते हैं, नशा करता है, नशेड़ी इसको बोलते हैं, ड्रिंकर, वो दारू पीता था बंदा और उसने किसी के साथ में मारपीट कर दी और वो 2 साल तक उसने कोई ऑफेंस नहीं किया, मतलब सुधर गया। उनका जो उठाया गया कदम था वो बहुत अच्छा साबित हुआ। ऐसे ही उन्होंने एक के बाद एक 1200 मेल्स और कम से कम 800 फीमेल्स कैदियों को जेल से अपनी सिक्योरिटी पे छुड़ाया और उनको समाज में स्थापित किया और उनका जो बूचर कारखाने वगैरह थे उसमें उन्होंने जॉब दी। और उनका ये कदम इतना कारगर हुआ कि 10-20 साल के बाद में 1878 में अमेरिका में एक एक्ट पारित हुआ, उसका नाम था प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1878। तो एक्ट की जो शुरुआत हुई वो सबसे पहले यूएसए में हुई। अब ये एक्ट, क्योंकि अमेरिका आपको पता है हिंदुस्तान से कम 100 साल पहले फ्री हो गया था, स्वतंत्र हो गया था। 100 साल पहले स्वतंत्र हो गया तो उसने 80 साल पहले एक्ट भी बना दिया। अपना जो प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट बना है वो बना है 1958 और उसने कब बनाया, 1878, मतलब लगभग 80 साल पहले प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट बन चुका था। तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट बनाने का पर्पज क्या है। लेजिस्लेचर का जो इंटेंशन रहा होगा इस कानून को बनाने का, उसका पर्पज एक ही है कि पहले जो अपराधी हैं वो उनको सुधरने का मौका दिया जाएगा। दूसरी बात कि जो किशोर अपराधी होते हैं उनको कुख्यात अपराधियों के साथ जेल में न रखा जाए, उसको समाज में स्थापित किया जाए। ये इनका दूसरा क्या है, पर्पज है। अब अपन समझते हैं प्रोविजन होता क्या है। प्रोविजन शब्द है, उसका मतलब क्या होता है। प्रोविजन शब्द मित्रों ये लिया है, लैटिन शब्द है प्रोवियर, उसका मतलब होता है टू टेस्ट मतलब परीक्षा करना।
एक बार कोई अपराधी है जिसने जाने अनजाने में अगर या गलती से कैसे भी अपराध कर दिया है, पहले से कन्विक्ट भी नहीं है, तो उसको पहले टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद में उसको प्रोबेशन का लाभ दे करके छोड़ दिया जाएगा। ये है प्रोबेशन शब्द का मतलब। अब प्रोबेशन एक्ट बना तो उसमें क्या है, दो चीज़ें। प्रोबेशन पे एक तो बंदा कन्विक्ट हो गया तो उसका जो दंड निर्धारण किया जाता है उससे पहले भी छोड़ा जा सकता है और एक दंड निर्धारण के बाद में भी छोड़ा जाता है। तो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, वो पहला सिस्टम फॉलो किया जाता है कि दंड निर्धारण किया ही न जाए, उसको प्रोबेशन का लाभ वैसे ही दे दिया जाए। उसकी नेचर देखी जाए कि उसने जो ऑफेंस किया उसकी नेचर क्या है, जो ऑफेंडर है उसका कैरेक्टर क्या है, उसकी पारिवारिक या सामाजिक जो परिस्थितियाँ क्या रही हैं, और उसने अपराध किया है तो क्यों किया है। प्रोबेशन जो ऑफिसर होता है उसकी रिपोर्ट भी मंगाई जाती है। ये प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। तो अपन आते हैं अब पूरे एक्ट पे कि प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट है अपना 1958 का, वो क्या कहता है। इसमें मित्रों सेक्शन है टोटल 19 सेक्शन में पूरा एक्ट है वो समेट लिया है। काफ़ी शॉर्ट है, अच्छा भी है। सबसे पहले सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 क्या बात करता है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमिटमेंट। जो सभी एक्टों का सेक्शन 1 कहता है ना, वो ये भी कह रहा है कि इसका शॉर्ट टाइटल क्या होगा, जो इसका नाम है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958, और इसका जो एक्सटेंशन है वो एक्सटेंशन होल ऑफ इंडिया। पहले तो इसमें सभी एक्टों में लिखा रहता था कि होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ J&K, जम्मू और कश्मीर, लेकिन ये अमेंडमेंट आया 2019 में, उसके बाद में क्या कर दिया, ये सारे एक्ट हैं वो पूरे इंडिया पे लागू होते हैं, क्योंकि जो जम्मू और कश्मीर है वो 370 जो आर्टिकल था वो हट गया है और उसको जो स्पेशल स्टेट का जो दर्जा दिया गया था वो ख़त्म हो गया है, इसलिए सारे अपने एक्ट हैं वो J&K पे भी लागू होते हैं। ठीक है, उसके बाद में कमिटमेंट देखो मित्रों, ये क्या है, सेंट्रल लेजिस्लेचर है, तो हर स्टेट में अलग अलग नोटिफाइड किया गया है और उसकी डेट हर स्टेट में अलग अलग घोषित की गई है कि ये कब से लागू किया गया। ओके। अब आते हैं सेक्शन 2 पे। सेक्शन 2 में क्या है, इसको डिफाइन किया गया है, 2-4 शब्द हैं, इसकी परिभाषाएं ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। जो ए में दे रखा है वो कोड है, कोड मतलब ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अपनी CRPC की बात कर रहा है। ये एक्ट क्योंकि पहले बना है, CRPC अभी जो अपनी लेटेस्ट है 1973 की है, उससे पहले एक्ट बना है, तो उस एक्ट में जो ओल्ड CRPC थी उसका जिक्र किया गया है कि कोड मीन्स क्रिमिनल कोड जो आपका 1898 का था उसका जिक्र किया गया। लेकिन अभी अपन पढ़ेंगे तो जो नई CRPC है उसके रेफरेंस में पढ़ेंगे इसको, उसकी जगह आप 1973 वाली 1973 का जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है उसको पढ़ेंगे। दूसरा है इसमें साहब कि प्रोबेशन ऑफिसर कौन होता है। प्रोबेशन ऑफिसर तो अपन सेक्शन 13 में पढ़ेंगे, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है। सी में लिखा है कि प्रिस्क्राइब क्या होता है, प्रिस्क्राइब कोई मतलब नहीं है। प्रिस्क्राइब का मतलब जो रूल्स बना करके जो भी आप प्रिस्क्राइब करोगे ना, विहित करोगे वो चीज़। उसके बाद में जो फोर्थ है डी का थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो वर्ड यहाँ पर यूज तो किए हैं लेकिन उनको परिभाषित नहीं किया गया है, तो वो परिभाषा कहाँ देखनी पड़ेगी अपन को, वो CRPC में देखनी पड़ेगी। CRPC में जो परिभाषा उनकी वहाँ दी गई है उसका अर्थ यहाँ पर वही लगाया जाएगा जो CRPC में दिया गया है। सेक्शन 3 अब इम्पोर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 3 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कोर्ट एडमोनिशन पे छोड़ सकता है, भर्त्सना पे छोड़ सकता है। अब किसी व्यक्ति को मतलब अपराधी होना चाहिए। अपराधी कौन कौन से सेक्शनों में होना चाहिए, अपराधी होगा वो IPC के 4 सेक्शन दे रखे हैं। कौन कौन से सेक्शन दे रखे हैं, सेक्शन 379, सेक्शन 380, सेक्शन 381, सेक्शन 404, सेक्शन 420। ये 5 सेक्शन में कोई अपराध करता है तो उसको एडमिशन पे छोड़ा जा सकता है। इसके अलावा वो किसी भी विधि, अन्य विधि में या IPC में ऐसा कोई ऑफेंस करता है जिसकी सज़ा 2 साल तक है या 2 साल से कम है, तो उसको भी क्या है, एडमोनिशन पे छोड़ा जाएगा। लेकिन छोड़ने से पहले क्या देखा जाएगा, छोड़ने से पहले देखा जाएगा उस ऑफेंस का नेचर जो ऑफेंडर ने किया है। दूसरी बात, उस ऑफेंडर का करेक्टर कि ये करेक्टर कैसा है, इसका हैबिचुअल ऑफेंडर तो नहीं है, और वो परिस्थितियाँ जिन परिस्थितियों में उसने अपराध किया है।
तो वो सारी परिस्थितियाँ भी देखी जाएंगी। इन तीनों चीज़ों को देखने के बाद में कोर्ट को लगता है कि इसको सेक्शन 4 में और सज़ा देने का अगर कोई रीजन नहीं है तो इसको एडमोनिशन पे, बरसना पे, डांट फटकार के छोड़ा जा सकता है। ये हो गया सेक्शन 3। सेक्शन 4 क्या है? सेक्शन 4 है प्रोविजन पे छोड़ना। अब सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में अंतर क्या है? पहले सेक्शन 4 पढ़ते हैं, उसके बाद अंतर बताऊंगा। सेक्शन 4 है किसी भी व्यक्ति को परवीच्छा पे छोड़ना। परवीच्छा पे छोड़ना और एडमोनिशन पे छोड़ना, दोनों में क्या अंतर है? परवीच्छा पे छोड़ने के लिए क्या है, ऑफेंस है ना, उसकी ग्रेविटी बढ़ गई है यहाँ पे। इसमें सेक्शन 4 में लिखा है कि कोई भी जो डेथ सेंटेंस या LI से कन्विक्ट नहीं है तो उन व्यक्तियों को छोड़ा जा सकता है किस पे? प्रोबेशन पे। लेकिन एडमोनिशन के लिए से केवल 5 सेक्शन है, 5 सेक्शनों में एडमिशन पे छोड़ा जा सकता है। वो कौन कौन से हैं? 379 है, 380 है और 381 है, और 404 और 420, ये 5 सेक्शन है। और इधर कोई सा भी सेक्शन हो सकता है, लेकिन उसमें प्रोविजन क्या दे रखा है कि डेथ सेंटेंस से वो नहीं होना चाहिए कन्विक्ट, और दूसरी बात वो LI से नहीं होना चाहिए। अगर LI और मृत्युदंड किसी अपराध के लिए दे रखा है उसमें प्रोबेशन का लाभ नहीं दिया जाएगा, और इन दोनों के अलावा किसी भी ऑफेंस के लिए उसको क्या है, प्रोबेशन का लाभ दिया जा सकता है। लेकिन क्या इसके साथ में है कि पहले से वो प्रीवियस कन्विक्ट नहीं होना चाहिए, पहले से प्रीवियस कन्विक्ट नहीं होना चाहिए। और सेक्शन 3 की तीनों बातें कि उसका नेचर देखा जाएगा, ऑफेंस का, अपराधी का है वो चरित्र देखा जाएगा, और उसकी अपराध करने की परिस्थितियां भी देखी जाएंगी कि अपराध इसने किस परिस्थितियों में किया है। उसके बाद में फिर क्या है, कुछ शर्तें लगाएगा, वो कुछ बॉन्ड भरवाएगा उनसे कि कोई जो कोर्ट के द्वारा शर्त लगाई गई है उसकी पालना करोगे, कोर्ट जब आपको बुलाएगा अपीयर होंगे, आप इंडिया छोड़ करके नहीं जाओगे, आपने जो ऑफेंस किया है ऐसा ही ऑफेंस कभी भविष्य में नहीं करोगे। इस प्रकार का वो उससे क्या है, बॉन्ड भरवाएगा। और उस बॉन्ड को भरने के बाद में वो विद श्योरिटी भी हो सकता है, विदाउट श्योरिटी भी हो सकता है। ये कोर्ट की मर्जी है कि वो विद श्योरिटी लेता है या विदाउट श्योरिटी लेता है। उसके बाद में क्या होगा, प्रोबेशन ऑफिसर जो नियुक्त होता है उसकी रिपोर्ट मंगाई जाएगी। रिपोर्ट देखने के बाद में उसकी रिपोर्ट में आता है कि हाँ इसको क्या है, प्रोबेशन पे छोड़ा जाना चाहिए, तो उसको छोड़ दिया जाएगा। ये हो गया सेक्शन 4। तो सेक्शन 4 में और 3 में केवल ऑफेंस की ग्रेविटी ज़्यादा है। दूसरी बात, उसमें कोई भी बॉन्ड नहीं भरवाया जा रहा था सेक्शन 3 में, और 4 में बॉन्ड भरवाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ जो ऑफेंस था उसका नेचर था ना, वो इतना ग्रीवियस नहीं था, उसकी ग्रेविटी बहुत ही कम थी। क्योंकि जिसका 2 साल तक का कारावास का है प्रोविजन, तो अपराध भी छोटा माना जाता है। लेकिन जिसमें मृत्युदंड और LI को छोड़ दिया जाए, मतलब जिसमें 10 साल तक की भी सज़ा है, 20 साल तक की भी सज़ा है, उन ऑफेंस में भी क्या हो सकता है, प्रोबेशन का लाभ दिया जा सकता है। तो उसमें क्या है, शर्तें भी लगाई जाती है, और शर्तें लगाने के बाद में उन शर्तों का अगर उल्लंघन किया जाता है तो उसको उसी अपराध के दंड से दंडित किया जाएगा जो उसके लिए किया जाता अगर वो प्रोबेशन पे नहीं छोड़ा जाता। अब सेक्शन 5, सेक्शन 4 हो गया, सेक्शन 5। सेक्शन 5 क्या कहता है कि सेक्शन 5 में है कि प्रोबेशन पे किसी व्यक्ति को छोड़ दिया तो उसके लिए कंपनसेशन और कॉस्ट की व्यवस्था। कंपनसेशन और कॉस्ट, कोर्ट जिस व्यक्ति के विरुद्ध अपराध किया है, अपराधी से उस व्यक्ति को उसके इलाज पे, उसकी जो प्रोसीडिंग हुई है उस पे कोई खर्चा हुआ है, उस खर्चे को अपराधी से उस व्यक्ति को, विक्टिम को दिला सकता है। ये क्या है, सेक्शन 5 बता रहा है। सेक्शन 6 क्या कह रहा है, सेक्शन 6 है रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्प्रिजनमेंट, मतलब किसी व्यक्ति को जेल में नहीं डाला जाएगा। कब नहीं डाला जाएगा, परिस्थितियाँ क्या हैं, 21 साल से छोटा व्यक्ति है और उसको आजीवन कारावास की सज़ा अगर नहीं सुनाई है तो उस व्यक्ति को जेल में जब तक नहीं डाला जाएगा जब तक कोर्ट को लगे कि इसको सेक्शन 3 या 4 का लाभ देकर के छोड़ देना उचित है, तो उसको सेक्शन 3 और 4 का लाभ देकर छोड़ दिया जाएगा। और आजीवन कारावास की अगर सज़ा हुई है तो उसके लिए सेक्शन 6 का लाभ नहीं दिया जाएगा।
क्लियर। सेक्शन 7 क्या कहता है कि जो प्रोबेशन ऑफिसर होता है उसकी जो रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट कौन कौन से सेक्शन में आती है, सेक्शन 4 का सबसेक्शन 2 है और सेक्शन 6 का सबसेक्शन 2 है। इन दोनों में रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है। प्रोबेशन ऑफिसर रिपोर्ट अपनी पेश करता है कोर्ट के सामने, तो वो रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल रहेगी। कॉन्फिडेंशियल मतलब कि उसको किसी को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, गोपनीय रखा जाएगा, उसको किसी को बताया नहीं जाएगा। सेक्शन 7 इतनी सी बात करता है। सेक्शन 8 क्या कहता है, सेक्शन 8 कहता है कि वेरिएशन ऑफ कंडीशंस ऑफ प्रोबेशन के प्रोबेशन की जो कंडीशन लगाई थी किसमें, सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 में जब व्यक्ति को, अपराधी को छोड़ा गया था तो उस पर कुछ शर्तें आरोपित की गई थी। वो शर्तों में अगर फेरबदल करना है तो फेरबदल कैसे किया जाएगा, उसके लिए प्रोबेशन ऑफिसर होता है, वो कोर्ट के सामने एक एप्लीकेशन मूव करेगा कि साहब परिस्थितियों में ये चेंजेज आए हैं, उसके अकॉर्डिंग इन शर्तों में भी फेरबदल किया जाना चाहिए, तो कोर्ट उसको कंसिडर करेगा और फेरबदल कर देगा। ये सेक्शन 8 कहता है। सेक्शन 9 क्या कहता है, सेक्शन 9 में है प्रोसीजर इन केस ऑफ ऑफेंडर फेलिंग टू कंडीशंस। अगर कोर्ट के समक्ष अपराधी ने वो शर्तें स्वीकार की थी कि हाँ साहब मैं इन शर्तों को मानूंगा, और वो उस शर्तों को मानने में फेल हो जाता है, तो उन शर्तों को फेल होने के बाद में क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। तो प्रोसीजर क्या फॉलो किया जाएगा जो व्यक्ति जिस दंड से दंडित किया जा सकता था उससे दंडित किया जाएगा, लेकिन उससे पहले अगर पहली बार मौका है तो उसको थोड़ा फाइन दे करके 50 रुपये तक का फाइन लगा करके उसको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर फिर भी वो कोर्ट के समक्ष नहीं आता है, समन इशू किया, वारंट इशू किया, तो उसके बाद में जो मूल दंड से दंडित किया जाता उसको मूल दंड से दंडनीय किया जाएगा। उसके बाद में सेक्शन 10 आता है। तो सेक्शन 10 करता है सियोरिटी की व्यवस्था, कि सियोरिटी कौन, मतलब सियोरिटी जो दी है वो कौन से सेक्शन से गवर्न होगा। उसमें पुरानी सीआरपीसी के सेक्शन दे रखे हैं, वो पुरानी सीआरपीसी के सेक्शन 121, 124 ऐसे कुछ दे रखे हैं, देख लेना, एक्ट में दे रखे हैं। इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, एग्जाम में भी नहीं आएगा। उसके बाद में सेक्शन 12 नहीं सेक्शन 11, सेक्शन 10 के बाद सेक्शन 11 थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, अपीलेंट कोर्ट की पावर बताता है कि अपीलेंट कोर्ट और रिवीजनल कोर्ट, अपन अपील में जाते हैं, रिवीजन में जाते हैं, वो कोर्ट भी प्रोबेशन का लाभ किसी भी स्टेज पे दे सकता है। ये सेक्शन 11 बताता है। उसके बाद में सेक्शन 12 क्या कहता है कि रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, जो क्वालिफिकेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर किसी व्यक्ति को प्रोबेशन का लाभ दिया गया है या सेक्शन 3 में एडमोनिशन पे छोड़ा गया है, तो ऐसा नहीं माना जाएगा कि वो दोष सिद्ध किया गया है। अगर वो युवा है या नौकरी के लिए एलिजिबल है और नौकरी में कहीं पर भी अप्लाई करता है या कोई इलेक्शन लड़ता है या कुछ भी चीज़ है, वो प्रभावित नहीं की जाएगी कि उसने ऑफेंस किया था साहब, उसके खिलाफ तो एफआईआर हुई थी, उसका तो ट्रायल चला था, कुछ भी हुआ हो, लेकिन उसको प्रोबेशन का लाभ दिया गया है, तो रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब उसकी जो क्वालिफिकेशन है ना उसको कहीं पर भी किसी चीज़ में कम नहीं आंका जाएगा कि ये दोषी है या अपराधी है, क्योंकि प्रोबेशन का लाभ मतलब वो एक तरह से दोष मुक्त है। दोष मुक्त तो नहीं अपन बोलते, इसका प्रोबेशन का मतलब होता है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का सस्पेंशन रहता है, कभी भी अगर वो शर्तों को भंग करता है ना तो उसकी ट्रायल की जा सकती है, इसलिए सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है। अगर इसको दोष मुक्त बोलेंगे ना तो शायद सही नहीं होगा। इसके बाद में सेक्शन 12 के बाद में आता है सेक्शन 13। सेक्शन 13 क्या कहता है, प्रोबेशन ऑफिसर होता है उसकी नियुक्ति कैसे होती है। तो स्टेट गवर्नमेंट है वो प्रोबेशन ऑफिसर की नियुक्ति कर देती है। उसके बाद में उसकी ड्यूटी क्या होगी, तो सेक्शन 14 है, सेक्शन 14 में उसकी क्या है ड्यूटी है। तो प्रोबेशन ऑफिसर की ड्यूटी क्या होती है, तो उसकी 4-5 ड्यूटियाँ दे रखी हैं कि जो भी प्रोबेशन उसका लाभ दे करके अपराधियों को छोड़ा जाता है उसके लिए रोजगार की व्यवस्था, उसकी सामाजिक स्थापित करना, उसके बारे में उसको बताना कि कैसे कैसे पुनर्स्थापित किया जा सकता है, उसके लिए रोजगार वगैरह, ये सारी चीज़ें उसकी ड्यूटी दे रखी हैं सेक्शन 14 में। उसके बाद में सेक्शन 15 है। सेक्शन 15 में दे रखा है कि जो प्रोबेशन ऑफिसर होगा ना वो होगा पब्लिक सर्वेंट।
जैसा आईपीसी के सेक्शन में 21 में बता रखा है ना कि पब्लिक सर्वेंट कौन कौन होंगे, तो उसी की कैटेगरी में ये आपका जो प्रोबेशन ऑफिसर है वो भी पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा, पब्लिक सर्वेंट। उसके बाद में सेक्शन 16 है कि प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन मतलब कोई भी ऐसा एक्शन जो गुड फेथ में किया है, कोई भी कार्रवाई जो गुड फेथ में की है, किसने, चाहे वो प्रोबेशन ऑफिसर ने की हो या किसी अन्य ऑफिसर ने या राज्य सरकार ने, किसी भी मतलब अपना कोई अधिकारी नियुक्त किया है, उसने कोई ऐसी कार्रवाई की है जो की तो गुड फेथ में, लेकिन उसके लिए उस पर क्या है, केस चलाया गया, तो उससे उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। ये सेक्शन 16 बात करता है। सेक्शन 17 क्या है? सेक्शन 17 पावर ऑफ मेक रूल, नियम बनाने की शक्ति। इसमें नियम कौन बनाएगा? तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी नियम बना सकती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुमोदन लेने के बाद, ठीक है। इसके रूल्स भी होते हैं अलग अलग अपने अपने। उसके बाद में सेक्शन 18 क्या कहता है? सेक्शन 18 कहता है एक सेविंग क्लोज सा है, उसमें 3-4 एक्ट दे रखे हैं कि इन एक्टों पे इस एक्ट का प्रभाव नहीं होगा। और लास्ट में सेक्शन 90 कहता है कि जहाँ पर भी ये एक्ट एप्लीकेबल है वहाँ पर सेक्शन, पुरानी जो सीआरपीसी है उसका तो 562 दे रखा है, और नई सीआरपीसी है उसमें वही सेक्शन 360 बात करता है, वो प्रोबेशन की बात करता है। तो जहाँ पर प्रोबेशन एक्ट लागू है किसी भी स्टेट में या किसी भी स्टेट के एक पार्ट में, उस जगह पे सीआरपीसी के ये दोनों सेक्शन ही, पुराना तो अब नहीं है, जो प्रचलन में है 360 है सीआरपीसी का, वो सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट है ना, ये स्पेशल लॉ है, और हमेशा जो कॉमन लॉ होता है ना उस पर स्पेशल लॉ प्रिवेल करता है। तो जहाँ पर भी ये एक्ट लागू होगा सेक्शन 360 लागू नहीं होगा। ये पूरा प्रोबेशन एक्ट है। अब इसको डिटेल से पढ़ने के लिए ना सेक्शन बाय सेक्शन एक ब्रीफ में नोट्स बनाना, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा पूरा उसको ब्रीफ में, कि कौन कौन से सेक्शन में अगर क्वेश्चन मेंस में आता है मेंस के पर्पज से आपको सेक्शन वाइज कैसे लिखना है। उसमें सेक्शन 3 पे क्वेश्चन आ जाए, 4 पे आ जाए, 11 पे आ जाए, 8 और 9 पे आ जाए, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सेक्शन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलते हैं, ये एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सेक्शन है। इनसे ही मेंस में जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड क्वेश्चन ऐसे होते हैं, सेक्शन 3 से, 4 से, कभी 5 से 8 से, 9 से, 11 से, और आपके जो 13-14 ड्यूटी और प्रोबेशन वो दे रखा है, प्रोबेशन ऑफिसर है उसकी ड्यूटी, बस। इससे ज़्यादा कुछ भी इसमें कुछ नहीं पूछा जाता। ये मैं अलग वीडियो में और पूरा आपको डिटेल से बताऊंगा। सेक्शन 3 को लिखने का तरीका, उनको लर्न करने का तरीका, उनको राइटिंग का तरीका। लॉ में ध्यान रखना, एक्ट अपना कंप्लीट हो गया। 2 महत्वपूर्ण बातें, लॉ को किस तरीके से पढ़ा जाए, लॉ को किस तरीके से याद किया जाए, और लॉ को किस तरीके से लिखा जाए। हाउ टू रीडिंग ऑफ लॉ, हाउ टू लर्निंग ऑफ लॉ, और हाउ टू राइटिंग ऑफ लॉ। ये 3 चीज़ अगर आपकी समझ में आ जाते हैं अच्छे से, तो किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आप उसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। आपका जो क्वेश्चन है प्रेजेंट करने वाले काफ़ी स्टूडेंट होते हैं, लेकिन उनका एक ही क्वेश्चन के लिए अलग अलग मार्क्स है ना वो मिलते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया, प्रोबेशन ऑफिसर की ड्यूटी पूछ ली। अब प्रोबेशन ऑफिसर की ड्यूटी उसमें क्या है, लोबाग सेक्शन 14 लिखा, पूरा 1 2 3 4 5 लिख देंगे, लेकिन उनको नंबर किसी को 3 मिलते हैं 5 में से, किसी को 2.5 मिलता है, किसी को 2 मिलता है, किसी को 5 में से 5 भी मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे नहीं मिलते हैं, खूब मिलते हैं। आरजेएस में, एडीजे में, हर उसमें जहाँ मेंस होता है, कई जगह स्टेट में एपीओ में भी मेंस होता है, वहाँ पर भी पूरे में से पूरे नंबर भी आपको मिलते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपका लिखने का तरीका क्या रहा है, आपने एक्सेस क्या लिखा है, अदर स्टूडेंट से आपने क्या एक्स्ट्रा लिखा है, और आपकी जो स्किल है ना लिखने की वो क्या है। तो लिखने का ये तरीका, ये सारी चीज़ ना वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके बाय, धन्यवाद।